हेलो बच्चों, मेरा नाम जाहिद अनवर है। मैंने सारेम यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। आज से मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जो आपके लिए जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट में भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ठीक है। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज से 3 से 4 महीने, आपको हर एक लेक्चर के एंड में उसका हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना है। आपको हर एक क्लास के एंड में वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ रटाफाई नहीं करना है, यानी कि रटना नहीं है। जो भी दिख रहा है आप 1 से 2 बार खुद से ट्राई करना, आपके दिमाग में वो खुद ब खुद आ जाएगा। हम लोग फिजिक्स को रट के नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अपने को दिमाग में रखनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ आपको रखो दिमाग में। बाकी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है और खुद से करना है। हम लोग 11th को ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, बट हाँ, आपको जब आप 12th शुरू कर रहे हो तो आपको 11th की कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली कि आपको वेक्टर अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी कि आपको जब आप 12th में होते हो तो ये तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ ही जाता है, बट हाँ मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो 11th में पढ़ाया गया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसको अच्छे से देख लो, फिर 12th शुरू करो। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मिस आउट हो गई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हम लोग क्लासेस के दौरान बात करते जाएंगे और आपको सारी बातें मैं समझाता हूँ। क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूरे 12th में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो जो मेजर हिस्सा होने वाला है 12th का वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाएगा, मैग्नेटिज्म भी आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आ जाएगा। तो ये आपका पूरे 12th का मेजर हिस्सा। उसके बाद अपने को लास्ट बचेगा वो ऑप्टिक्स या मॉडर्न फिजिक्स, मतलब ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ ये जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो लगभग 6 to 7 मंथ्स चलने वाला है। तो इसको अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा थ्योरी है। मैग्नेटिज्म में क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरी है, तो आपको अच्छे से समझना भी है और अच्छे से इसको अप्लाई भी करना है। इन थ्योरीज को बहुत सारे क्वेश्चन में अच्छे से अप्लाई भी करना है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला हिस्सा है 12th का वो है क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको कितने मंथ में पढ़ने वाले हैं? लगभग 5 to 6 मंथ्स ये चलने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट। हो सकता है उससे पहले भी खत्म हो जाए, बट हाँ इतना तो ये चलेगा ही। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या पढ़ते हैं, चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। सोचो आपको 5 से 6 महीने पढ़ने हैं और सिर्फ चार्जेस के बारे में पढ़ना है और उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। अब जैसे चार्ज अगर रेस्ट में हो तो क्या होगा, चार्ज अगर मूव कर रहा हो तो क्या होगा, तो ये सब सारे हम लोग डायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग डिवाइड करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या चैप्टर है और कौन कौन से हिस्से में पढ़ना है। जैसे अगर चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, या चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो सारा मैं अभी डिवाइड करता हूँ। ये बेसिक डिवीजन है, दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो पहला डिवीजन है, जब चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज एट रेस्ट, तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं? इसमें पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपका वो कैपेसिटर वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। दूसरा हम लोग इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे। वो हम लोग इस वाले हिस्से में पढ़ेंगे जब चार्ज मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, उसमें भी पढ़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें भी जब चार्जेज रेस्ट में हो उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम लोग चार्जेस मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, मैं समझाता हूं कि कांस्टेंट स्पीड क्या होता है। पहले मैं चैप्टर्स के नाम लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या इसका मतलब होता है। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो इसका क्या मतलब होता है, चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है मैं सारा समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें कैपेसिटर भी आता है और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, और ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जब चार्ज रेस्ट में हो उस केस में भी पढ़ने वाले हैं, और जब चार्ज मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से उस केस में भी पढ़ने वाले हैं। तो जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से होगा तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं।
ये चैप्टर्स के नाम है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर्स के नाम है। मैग्नेटिज्म, उसके बाद आता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब आपको पढ़ना है। अभी सिर्फ नाम देख लो, टेंशन नहीं लेना कि समझ नहीं आ रहा ये क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस चैप्टर्स के नाम मैं लिख रहा हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। और जो आखिरी पार्ट है चार्ज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, ये आपके जेई एडवांस के सिलेबस में तो नहीं है, बट ये जेई मेंस में पूछता है, तो आपको वो थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। इसमें बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको क्या बोलते हैं, ईएमडब्ल्यू को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 12th का बेसिक डिवीजन कर दिया कि जो अपना पहला हिस्सा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसका हम लोगों ने डिवाइड कर दिया कि हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये सारे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सारे चैप्टर्स हम लोग कहाँ पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहले चार्जेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, चार्जेस के बारे में। तो चलिए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। चार्जेस का डिफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वो डिफिनेशन में पढ़ा कि चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले चार्जेस होता क्या है, पहले चार्ज होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या, फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, जैसे दो डिफिनेशन, आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो अलग अलग डिफिनेशन आता है। मैं आपको दो बेसिकली डिफिनेशन बताता हूँ। पहला डिफिनेशन ये है चार्ज का, हाँ ये भी बात है कि आपको जेई के एग्जाम में चार्जेस का डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बट आप समझने के लिए समझ लो कि चार्ज होता क्या है। अभी के लिए जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो शायद आपको कम समझ में आए, बट एक बार पढ़ लो, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। आगे जैसे जैसे चैप्टर्स में हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बातें आपको समझ में आती जाएगी। तो जो पहला डिफिनेशन है वो कहता है कि जो चार्ज है, चार्ज ऑफ अ मटेरियल और पार्टिकल, जो चार्ज है उसके वजह से क्या होता है, या तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आता है या मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, और वो प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। अब ये तुमको समझ नहीं आया होगा, बट अभी बस ध्यान लो कि चार्जेस की वजह से क्या होता है, एक तो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, दो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। वो चार्ज एक्सपीरियंस भी कर सकता है और प्रोड्यूस भी कर सकता है। और दूसरा है चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज किसी भी पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ना किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से बदला नहीं जा सकता है। जैसे कि तुम्हारा मास, अब मान लो मैंने बोला कि तुम्हारा मास है 70 kg, ठीक है। अब थोड़े देर बाद मैं आया और एक थप्पड़ तुम्हें दे दिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 70 kg से तुम 50 kg पे पहुंच गए। यानी मास क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वैसे ही वेट क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो बाद में पढ़ना है अपने को, ध्यान मत दो। अभी क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज ना कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। मतलब चार्जेस को फोर्स लगा के तुम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा कि हाँ मतलब 1 कूलम का चार्ज है तो उस पर अगर हम लोगों ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो 2 कूलम का हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि चार्ज होता क्या है। अब ये पहला डिफिनेशन था, इससे ये होता है कि अगर जैसे ही आप लोग पढ़ोगे कि चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी आप चार्ज रख दो तो उसके वजह से वो जो दूसरा चार्ज है ना फोर्स फील करता है। वो आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। डिफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा, बस आप समझ लो कि चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग किसी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ज का वो है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसको अपने को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है और देखना है, ठीक है। तो एक छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि आप सबको पता है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, जिसको हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ गई। हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा, फिर उसका एसआई यूनिट क्या है वो पढ़ लिया, ठीक है। एक और चीज इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हाँ चार्ज का डिफिनेशन क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। और तीसरी चीज पढ़ी कि सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा यूज आएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको लगभग 6 से 7 चैप्टर में ये चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज तो अपने को आनी ही चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी होती है बहुत सिंपल सी होती है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर और वेक्टर आप सबको पता होगा, 11th में हम लोग पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी उनको बोलते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो चार्जेस के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अब देखो दूसरी है कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और दूसरा टाइप ऑफ चार्ज क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सोचना। ठीक है, कि 2 टाइप के ही चार्ज क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन, और दूसरा इनका नाम पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों है। आप लोगों को अगले क्लास में सोच के बताना है। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई कि चार्ज क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज के कितने टाइप्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आप सब ये जानते ही होंगे कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को बगल में रखो तो एक दूसरे से ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, यानी इनके बीच क्या होगा, दुश्मनी। और अगर एक और नेगेटिव, तो इनके बीच भी क्या होगा, दुश्मनी। ये लोग भी एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो और एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो इनमें प्यार होगा। यानी कि इंग्लिश में समझ लो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। ये रिपल्सन ही क्यों होता है, क्योंकि ऐसा है कि ये सब ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकाला गया। हम लोग को वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, साइंटिस्ट लोग, जो पुराने साइंटिस्ट लोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट किया और तब उन लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज, अगर इन दोनों को पास लाओगे तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि ये दोनों पास नहीं आना चाहते, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, यानी इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन। वैसे ही अगर 2 नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंटली ही ये देखा गया कि अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो उन दोनों को अगर यहाँ पे रखो तो वो एक दूसरे से पास आने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। पहली बात कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, अगर एक दूसरे के पास रखोगे तो वो पास नहीं रहना चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो तो उसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब वो एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलो, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, और समझना भी है। आप सबने 9th 10th में ये सब चीजें पढ़ी हैं कि एनर्जी को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन सबने पढ़ा है कि एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब होता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप सबने पढ़ा है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वैसे ही चार्जेस के बारे में भी होता है कि चार्ज को किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब सुनना, ध्यान से सुनना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका ये मतलब होता है कि मान लो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कुछ ना जा सके ना कुछ बाहर निकल सके। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कुछ ना जा सके ना कुछ बाहर आ सके। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसमें हम लोगों ने ना 3 चार्जेस रख दिए, मान लो 3 चार्जेस रख दिए। इस पे 5 कूलम्ब है, इस पे -1 कूलम्ब है, इस पे
3 कूलम है। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ देर बाद हम लोगों ने इसको ऐसे वैसे हिलाया डुलाया, कुछ भी किया, कुछ तो ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ, मान लो ये इनिशियल स्टेट है। क्या है ये? इनिशियल स्टेट है। अब कुछ हम लोगों ने धक्का वक्का दिया इस पूरे सिस्टम को। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जब देखा, इसको एब्जॉर्ब किया दूसरी बार, तो इस पे देखा कि जो पहला वाला था, पहले वाले पे चार्ज कितना हो गया? 4 कूलम। दूसरे वाले पे कितना हो गया? 3 कूलम। तीसरे वाले पे बताओ क्या होगा? अभी हम लोगों ने बोला था कि ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम में मान लो इनिशियली मेरे पास चार्ज था, मान लो क्यू इनिशियल कितना था? 5 3 8 1 7 कूलम, 5 5 3 8 और -1 7 कूलम। और फाइनली मेरे पास चार्ज कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए। तो फाइनल अपने पास कितना है? 4 + 3 7 + x। मान लो 4 + 3 + x, ये किसके बराबर होना चाहिए? Q इनिशियल Q फाइनल के बराबर होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन से या चार्ज कंजर्वेशन से हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है बस। इसके अलावा ना तो चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब इस बॉडी पे 5 कूलम थी, कुछ हमने हिलाया डुलाया तो इस पे कितना हो गया था? 4 कूलम। यानी कि इस पूरे सिस्टम में मान लो अगर 7 कूलम है तो हिलाने डुलाने के बाद भी पूरे सिस्टम में कितना होना चाहिए? 7 कूलम। तो जो चार्ज इनिशियली था और चार्ज जो फाइनल था वो बराबर होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे 7 था, 4 + 3 + x, x कितना हो गया? 0। मतलब इसमें कोई चार्ज आया ही नहीं। ये दोनों डब्बा अपने आपस में ही बांट लिए, ये दोनों बॉडी ने आपस में ही चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इसका मतलब ये आपने क्या समझा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्जेस को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये समझना, ध्यान देना। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मान लो 2 न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। अब आप में से बहुत लोगों को डाउट होगा कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल बॉडी ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। मान लो अगर इस पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसमें 5 प्रोटॉन होगा। कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल बॉडी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन हो उतना ही प्रोटॉन हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल बॉडी। तो मान लो एक और न्यूट्रल बॉडी है, एक और न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, 2 न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब मैंने समझा दिया कि उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। एक और चीज आपको बताया कि हमेशा किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, तो इस पे से इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस पे इलेक्ट्रॉन आया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा और इस पे निगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो इस पे क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे 2 निगेटिव आ जाएगा। फिर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस पे क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव हो जाएगा और इस पे 3 निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख के बताओ। अभी हम लोगों ने बोला था कि अच्छा एक और कॉन्सेप्ट देख लो। अभी हम लोगों ने बोला था स्मॉलेस्ट चार्ज कौन होता है? स्मॉलेस्ट चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जिसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो, इससे छोटे चार्ज का भी डिस्कवरी हो गया है, जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। इसकी वैल्यू होती है ±e/3 ±2e/3। देखो, ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी भी इस पे खोज जारी है। इसको अपने को नहीं पढ़ना है, बट बस जान लो कि ऐसा होता है। मतलब क्वार्क्स भी होता है। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को सबसे छोटा चार्ज कौन है, हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है? सबसे छोटा चार्ज कौन है? अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा चार्ज कौन है, तो उसमें क्या बताना है अपने को? कि इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वार्क्स है, बट अभी वो एक्सपेरिमेंटल है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग सबसे छोटा चार्ज, अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे छोटा चार्ज क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया,
2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। ऐसा कभी हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और फिर उसमें आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो बोला कि सबसे छोटा चार्ज ही क्या है, ई है। अब ई को आधा कैसे करोगे, नहीं होगा ना। तो इसका यह मतलब होता है कि हमेशा जो बॉडी पे चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या n तक जाओ, n तक जाओ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो चार्ज किसी भी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा, जो चार्जेस होंगे किसी भी बॉडी पे, वो होंगे प्लस माइनस एन ई। एन ई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एन क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये कभी भी 2.5 वैल्यू नहीं ले सकता है, 2.3 नहीं ले सकता है, 4.5 नहीं ले सकता है, 4.6 नहीं ले सकता है। मतलब हमेशा क्या होगा, ये इंटीजर होगा, आइदर -1 होगा या +1 होगा या -2 होगा या +2 होगा, बस यही ले सकता है और कोई वैल्यू नहीं ले सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि चार्जेस का जो किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। मतलब अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम लोग चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ये कभी नहीं होगा कि अरे इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये कभी नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ही ये होता है कि हमेशा चार्ज का ट्रांसफर किस में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मतलब 1 चार्ज, 2 चार्ज, -1 चार्ज, -2 चार्ज, ऐसे ही ट्रांसफर होगा। तो आपको आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं उसको। वो है आपका जो 6th प्रॉपर्टी है, ये ध्यान देना, ये अभी आपको यूज नहीं आएगा। जब हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बहुत यूज आएगा। आपको दिल में नहीं लेना है कि हाँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ पढ़ लो। जो मास होता है, अब तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा बट ध्यान से सुनना, जो मास होता है वो डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। जब आप रिलेटिविटी थ्योरी वगैरह पढ़ोगे उसमें ये आपको आता है। जब नॉर्मली हम लोग 11th में पढ़ते थे, जैसे मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, m = m0 √1 - v²/c²। ठीक है, m0 क्या है, रेस्ट मास है। m0 क्या है, रेस्ट मास से पहले लिख लो, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। v क्या है यहां पे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। c क्या है यहां पे, लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड है जो ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनना कि जो मास होता है, मैंने बोला कि मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब तक जो 11th में आप लोग पढ़ रहे थे, आपने कभी देखा कि अगर आप किसी गाड़ी को दौड़ा दिया तो उसकी मास डिक्रीज हो गई, आप दौड़ने लगे तो आप अगर अभी 10 kg के हो तो अचानक से अगर 1 किलोमीटर दौड़ा तो 8 kg के हो गए, ऐसा कभी नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग की जो स्पीड होती थी वो बहुत लाइट की स्पीड के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। जैसे यहाँ पे लो, अगर लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और आपकी स्पीड 200 किलोमीटर है, तो ये सोचो ना, ये कितनी, ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी। ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगी, तो आपका जो मास है वो रेस्ट मास के ही बराबर होगा। मतलब जो आप रेस्ट में जितना मास था आपका, दौड़ने के बाद भी उतना ही मास होता है। ठीक है, लेकिन अब यही बात सोचो कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास, आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ये ध्यान देना। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ऑलमोस्ट ये मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻27 kg। अब सुनना ध्यान से, देखो ये वैल्यू कितनी छोटी है, 9.1 × 10⁻³ kg, मतलब तुम्हें दिखता ही नहीं है। अभी तो हम लोग पूरा 12th चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले, जो चार्जेस अपने को दिखता ही नहीं है। अब जैसे 11th पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि गाड़ी चल रही है, आपने देखा कि हाँ गाड़ी में ब्रेक लगा तो गाड़ी रुक रही है, वो आपको दिख रहा था। अगर SHM हो रहा है किसी बॉडी का, अगर रस्सी आपने ऐसे किया तो बॉडी में SHM हो रहा है, वो आपको दिख रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सोचो, अगर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतना कम है, इतना कम है कि आप मतलब नेकेड आई से उसको देख भी नहीं सकते हो। तो मान लो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसको ना आपने 1 न्यूटन का फोर्स दिया। सोचो इसकी स्पीड कितनी होगी, सोचो मास कितना कम है। अगर आपने जरा सा हल्का सा भी जर्क लगाया तो देखो कितने स्पीड से वो भागेगा, ठीक है। तो इन सब केसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि जो मास है रेस्ट मास से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। इन सब केसेस में जब हम लोग माइक्रो लेवल पे पहुंचेंगे ना, तो इस फॉर्मूले का इम्पैक्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि हम माइक्रो लेवल पे अगर किसी भी बॉडी को, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग धक्का लगाएंगे तो ऑलमोस्ट वो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाता है, वो इतना स्पीड चलता है, ठीक है। ये सब केसेस हम लोग कैसे इसको धक्का लगा सकते हैं, कैसे लाइट के स्पीड तक पहुंचा सकते हैं, वो हम लोग साइक्लोट्रेन में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप ये बात समझ लो कि जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मास डिपेंड नहीं करता है, बट अब भी देख लो कि मास किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे। बस ये प्रॉपर्टीज है, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना अगर नहीं अभी समझ में आए, बट हाँ इसको अपने को पढ़ना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मास किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। लेकिन चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मैंने शुरू में ही क्या बताया था कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो किसी भी चीज, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। वैसे ही यहाँ पे भी बोल रहा है कि चार्ज जो होता है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल से चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप 20 किलोमीटर पर सेकंड से चलोगे तो अभी 2 कूलम का चार्ज है तो वो 20 किलोमीटर पे चलने के बाद वो 10 कूलम का हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मासेस के केस में है कि मास किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे, लेकिन चार्ज किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और चीज इसमें होता है, छोटी सी चीज है कि मैं तो आपसे पूछ लेता हूं, आप ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सुनना, कि क्या अगर चार्ज होगा तो क्या मास होगा? हाँ या ना में जवाब देना। इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि जो सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन, उस पे मास होता है। यानी कि अगर चार्ज होगा तो डेफिनेटली मास होगा। और हम वाइस वर्सा नहीं बोल सकते कि अगर मास होगा तो चार्ज होगा ही होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते। ये इसका एक केस आता है न्यूट्रिनो वगैरह, जब आप हायर एजुकेशन करोगे तो न्यूट्रिनो वगैरह के केस में पढ़ोगे कि उनके पास वो चार्जलेस बॉडी होता है, बट उनके पास स्लाइटली मास होता है, थोड़ा बहुत मास होता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पहली प्रॉपर्टी इसमें थी कि मास किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे। चार्ज किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर चार्ज होगा तो मास होगा, और ये जरूरी नहीं है कि मास होगा तो चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं आपको पूरा ऊपर से बता देता हूं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। पहली चीज पढ़ी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज को हम लोगों ने बोला कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की, ठीक है। इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी कि 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को साथ में लाने की कोशिश करो तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनके बीच रिपल्सन होता है। और दूसरी थी कि अगर पॉजिटिव ले लो, निगेटिव ले लो, अगर इन दोनों को पास लाओ तो ये लोग पास आ जाते हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। फिर हम लोगों ने उसके बाद पढ़ा कि चार्ज को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता था कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसका मतलब क्या होता था कि कोई भी बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होल्ड करता है। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी जो बॉडी होता है उसमें जो ट्रांसफर होता है चार्जेस का, वो हमेशा किस में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का मतलब क्या होता था, एन का मतलब क्या होता था, ये एन -1 से लेके -n तक ले सकता है, ये एन +1 से लेके +n तक ले सकता है, मतलब कोई सी भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। आपको इसका ये क्या है, n क्या है, इंटीजर है। ये बातें आपको समझ में आ गई। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, बट अभी आपके यूज का नहीं है। हम लोग बाद में जब साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ये दिखेगा, ठीक है। हम लोगों ने अगली प्रॉपर्टी पढ़ी कि मास किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल पे, लेकिन चार्ज स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर चार्ज होगा तो मास होगा, और मास होगा तो ये जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं, यहां तक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब जो है, अब हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब वो शुरू होने जा रहा है। अब तो यहां से अब हम लोग शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कौन से चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले हैं? जो स्टैटिक है, मतलब रुके हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज एट रेस्ट। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चार्जेस जो रेस्ट में होंगे, रुके होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो लॉ आता है, लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो कानून है उसको फॉलो करो, इसमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। हाँ, जो बना हुआ है बस उसको फॉलो करना है। तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ही होता है जिसको सिर्फ समझना होता है, आप फॉलो करो। इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से इसको डिराइव किया गया होता है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको समझना है कि ये लॉ होता क्या है। तो कूलम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से 3-4 चीजें कंक्लूड की, मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। पहली चीज उन्होंने कंक्लूड की थी कि जो दो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। आपको पता है अगर दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो मान लो एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है और दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने पहला कंक्लूजन निकाला कि मान लो इसको पकड़ लो, इस चार्ज को छोड़ो तो किधर भागेगा? ये चार्ज उधर भागेगा। इस चार्ज को पकड़ो, इस चार्ज को छोड़ो तो किधर भागेगा? इधर भागेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों जो फोर्स हैं अपोजिट है। इस पे जो लगने वाला फोर्स इधर है और इस पे जो लगने वाला फोर्स है इधर है, मतलब अपोजिट है। दूसरा उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर इनका मास m ले लो, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि जो इसका एक्सेलरेशन था और जो इस चार्ज का एक्सेलरेशन था भागने का, वो दोनों बराबर था। तो उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो फोर्स 1 के द्वारा 2 पे लगाया जा रहा है और जो फोर्स 2 के द्वारा 1 पे लगाया जा रहा है वो इक्वल है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं लगता कि आपने ये चीज सुनी है? ध्यान से सुनना कि दो डिफरेंट बॉडी उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता हो। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करो, एक्शन रिएक्शन पेयर। वो क्या कहता है कि जितना फोर्स तुम किसी बॉडी पे, मान लो मैंने एक थप्पड़ मारा तो जितना फोर्स तुम्हारे गाल पे लगा उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे भी लगा। तो सेम वैसे ही है कि हम यहाँ पे ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। मतलब जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और उनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अभी हम लोगों ने यहां से कंक्लूड किया कि फोर्स, जो ये फोर्स है वो उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है, और उन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट में है। तीसरा कंक्लूजन निकाला उन्होंने इसके केस में, चार्जेस के केस में, कि जो ये फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मान लो Q1 Q2, ये ना हमेशा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमेशा ये जो चार्ज हैं इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करता है उस पे ही लगने वाला है। किस पे लगने वाला है? इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन करता है उसी के अलोंग लगने वाला है। किसके अलोंग लगने वाला है? मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और इन दोनों चार्जेस को एक लाइन ज्वाइन करती है, और जो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा किसके अलोंग होगा? या तो इधर होगा। अगर मान लो एक पॉजिटिव ले लो और एक निगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो और एक निगेटिव ले लो, तो इस पे फोर्सेस किधर लगने वाले? इसके पॉजिटिव के द्वारा किधर फोर्स लगेगा? वो अपने तरफ खींचेगा ना। इस चार्ज को क्या करेगा? वो अपनी तरफ खींचेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो उन्होंने 3 कंक्लूजन निकाला। पहला कि 2 डिफरेंट बॉडी होगा, 2 डिफरेंट चार्जेस होगा। दूसरा कंक्लूजन निकाला कि अगर उन चार्जेस पे जो फोर्स लगने वाला है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। मतलब ये फोर्स की वैल्यू और ये फोर्स की वैल्यू बराबर होगा और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। और तीसरा उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि
इस चार्ज पे और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब तक मैंने क्या बोला, कूलम्ब्स लॉ। अभी कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन ही नहीं दिया है मैंने, ठीक है। ये अभी आपको उनके एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट में पाया, ठीक है। इन तीनों चीजों से उन्होंने बताया कि, मैं हटाता हूं इसको, कूलम्ब्स ने बोला कि जैसे यहां पे अभी भी लिख देता हूं Q1 Q2, ये दो चार्ज, उन्होंने बोला कि जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, Q1 और Q2 पे। Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे पहले 2 कूलम्ब का चार्ज था, यहाँ पे भी 2 कूलम्ब का चार्ज था, अभी मान लो 4 कूलम्ब का चार्ज है और ये 2 कूलम्ब का चार्ज है, तो अब भी क्या ये फोर्स बराबर होगा। जो पहले ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे और अभी जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो बराबर होगा, नहीं होगा। यानी कि चार्जेस अगर बढ़ाओगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा। वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया। उसके बाद बोला उन्होंने कि अभी मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो उन्होंने बोला कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस पे। मतलब मान लो अगर 2 चार्ज है, इसको ध्यान से सुनना कि 2 चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज रखा मैंने पहले और फिर कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये बताओ अगर मैं इसको छोड़ता हूँ, इस वाले को छोड़ता हूँ, तो इस वाले केस में ये ज़्यादा तेजी से भागेगा, ये इस वाले केस में ऑब्वियसली इस वाले केस में, क्योंकि इसके नज़दीक है और ये ज़्यादा रिपल्सन दे रहा होगा तो उसके वजह से ज़्यादा स्पीड से भागेगा। तो उन्होंने भी वही चीज़ बोला कि पहली चीज़ कि फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे। दूसरी चीज़ बोली कि उनके बीच डिस्टेंस क्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इस फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है। इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अब यूनिट बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आर की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और चार्जेस की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। के की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ ठीक है। के को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, ये आपको आगे पढ़ना है, आप बस अभी के लिए देख लो। 1/4πε0 क्या होता है, के की वैल्यू 1/4πε0। ε0 यहाँ पे क्या होता है, अभी ध्यान नहीं देना है, बस आप अभी के लिए समझ लो। मैं नाम लिख देता हूं, परमिटिविटी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये होता है कि अगर चार्ज मान लो एयर में रखा हुआ है, फिर चार्ज को किसी लिक्विड में रख दिया, फिर चार्ज को अगर मतलब मान लो तेल में रख दिया, फिर अगर वाटर में रख दिया, तो अलग अलग फोर्सेस होंगे ना भाई। मान लो अगर एयर में है तो ये जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे वो अलग होगा। पानी में रख दोगे तो वो एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहेंगे वो अलग होगा। तो वो आपको ε0 वो चेंज होते जाता है। तो अभी के लिए बस ध्यान दो कि ε0 के की एक और वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ पे जो ε0 की वैल्यू होती है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ε0 की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यहाँ से ध्यान देना, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ε0 की यूनिट क्या होगी, पहले होगी सी स्क्वायर, नीचे में क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होगा। ध्यान से देखो, ठीक है। तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में अब तक क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना। पहला हम लोगों ने, उन्होंने 3-4 कंक्लूजन निकाले थे। पहला, अगर 2 चार्जेस ले लो, ठीक है, उन 2 चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। और वो किसके अलोंग लगेगा, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। मतलब ये मान लो ये यहाँ पे चार्ज है और ये यहाँ पे चार्ज है, इसके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा उसके अलोंग ही ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। तो 3 कंक्लूजन हम लोगों ने अब तक यहाँ पे पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि फोर्स बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, हम लोग वेक्टर फॉर्म में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। अब इसमें कुछ और कूलम्ब्स लॉ की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग पढ़ लेते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ। जो अगली प्रॉपर्टी है, मान लो, ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये एक निगेटिव चार्ज है Q2। तो ये बंदा इस पे किधर फोर्स लगा रहा है, Q1 Q2 किधर इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इधर। Q1 इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर। ये फोर्सेस क्या होंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्या होंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अब मान लो यहाँ पे एक और निगेटिव आ गया, तो अब ये निगेटिव क्या कर रहा होगा, इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये चार्ज भी उस पर अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं बता रहा हूं कि इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगाए जाने से। अब बात ध्यान से सुनना, इसको हम लोग आगे इसका यूज आता है बहुत ज्यादा, बस अभी के लिए प्रॉपर्टी में अब ध्यान से सुनना कि जो चार्ज 1 पे चार्ज 2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किसके इंडिपेंडेंट होगा, चार्ज 3 के। हाँ, ये हो सकता है कि इस पे नेट फोर्स बदल जाए, लेकिन इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कभी नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं होता कि हाँ, मतलब रियल लाइफ में क्या होता है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, तीसरा बंदा भी आ गया तो लाइफ हेल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। ऐसा फिजिक्स के केस में नहीं होता है कि तीसरे की वजह से दो के रिलेशन में कोई इफेक्ट पड़े। आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं एक जगह लिख के आपको दे देता हूं, ठीक है। हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं जल्दी जल्दी बता देना। पहली प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक्ट्स ऑन 2 चार्जेस, ये हम लोगों ने पढ़ा, जो Q1 Q2 था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वो क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तीसरी चीज इसमें हम लोगों ने पढ़ी कि जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेज। ये हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 चार्जेस पे लगेगा। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने कि जो दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, यही होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर मान लो 2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो हमेशा इसके एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। अब इससे हम लोगों ने कंक्लूड किया, पहला कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरा पॉइंट कंक्लूड किया कि एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्यों होता है, क्योंकि पहला कि 2 बॉडीज पे लगता है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, सेम होता है, ठीक है, और इनका डायरेक्शन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं, एक सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। फ्रॉम द एवब 3 पॉइंट्स वी, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, वी concluded that electrostatic force is a action reaction pair or and also a central force, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में 3 कंक्लूजन निकाले, ठीक है, 3 कंक्लूजन निकाले। पहला बोला कि 2 डिफरेंट बॉडी होगा, उन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, ठीक है, और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। फिर हम लोगों ने तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 2 चार्जेस का जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर को, उसके अलोंग लगेगा, ठीक है। इस बात से हम लोगों ने कंक्लूड किया कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, मतलब जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन भी होगा। और चीज निकाला कि ये सेंट्रल फोर्स भी होता है, एक टर्म है, बस आपको दिमाग में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। फिर हम लोगों ने वो मैग्नीट्यूड बोला था कि हाँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R²। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इस पे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है
कि मिनिमम, ये जेईई मेंस में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी पे है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेज विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। थोड़ी देर ध्यान से सोचो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एकदम सबसे छोटा फोर्स बताओ, अगर 2 चार्ज है उनके बीच लगने वाला सबसे छोटा फोर्स बताओ। याद करो, मैंने चार्जेस के बारे में क्या बोला था कि जो सबसे छोटा चार्ज कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। बस ये आपको हिंट है, आप एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आप आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो जो सबसे छोटा चार्ज क्या है? सॉल्यूशन देखो, जो सबसे छोटा चार्ज क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? ई है, ठीक है। सबसे छोटा चार्ज क्या है? ई है। तो आपने को कूलम्ब्स लॉ से हम लोगों ने बोला था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे के रहने दो। सबसे छोटे चार्ज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो 2 चार्जेज ले लो, ई और ई, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1। तो जो सबसे मिनिमम पॉसिबल फोर्स होगा वो कितना होगा? के ई स्क्वायर। ये डायरेक्ट जेईई मेंस में पूछा गया है, तो आप देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि आप 11th का वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना। जो मैं अगला क्वेश्चन कराने वाला था वो वेक्टर पे डिपेंड करता है, बट मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आज की क्लास के बाद इतने ही तक आज छोड़ते हैं, ठीक है। आप आज अगले क्लास के लिए वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लो। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, आप थोड़ा सा रिवीजन करके आओ। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैं जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, ठीक है। आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपको लगता है कि इसमें सुधार करना चाहिए, आप ज़रूर बताना। थैंक यू।